नमस्कार दोस्तों, आर ओ आर ओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग जो है कि इस सीरीज में पिछले 20 सालों के क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस आर ओ में आए हुए हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने जो है कि हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख चुके हैं और यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन देख चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। भारतीय राज व्यवस्था और संविधान के क्वेश्चन को देखेंगे और ये भी क्वेश्चन जो है कि पिछले 20 सालों के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो को आपने हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे ही चैनल पर जो है कि आप जाके देख सकते हैं उसको। तो दोस्तों चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो यह ऑस्टिन ने कहा था, गॉडविन ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। यह क्वेश्चन देखिए, यूपी अपर डिवीजन असिस्टेंट में पूछा गया है। आगे हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन यूपी पीसीएस आर ओ में पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यूपी पीसीएस आर ओ मेंस का क्वेश्चन है ये। और 2010 के पहले जो आर ओ के पेपर होते थे वो इस जो कि इस नाम से किए जाते थे। तो यह क्वेश्चन जो है कि इसमें मेंशन है। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ? तो 1935 के अधिनियम से। तो इसका हमारा आंसर जो सी होगा। अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बात तो सबको पता है कि भारत में जो है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर अम्बेडकर जो थे यह ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। इसके ड्राफ्टिंग के। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो जो संविधान सभा थी उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये कौन थे? बी एन राव। जो बी एन राव थे ये संविधान सभा के सलाहकार थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है वो किस तारीख को स्वीकृत किया गया? तो यह जो 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन फिर आ गया, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी का ही हमने यहाँ देखा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति के, तो डॉक्टर अम्बेडकर इसके जो है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार कहाँ से लिया गया? पूछ रहा किस देश से? तो यह रूस से, जिसका पुराना नाम था सोवियत संघ। तो इसका आंसर सी। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अब यहाँ पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स किस देश से ली गई है? तो यह अमेरिका से ली गई। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। अब फिर पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो प्रारंभ में जो कि 395 अनुच्छेद थे। अभी भी 395 ही अनुच्छेद है। बस बात यह है कि इसमें अगर कोई एक जो आर्टिकल है उसके अंदर के सब क्लॉज बड़े हैं, बाकी आर्टिकल नहीं बड़े हैं। जैसे कि अगर मैं
आर्टिकल 15 की बात करूँ तो इसमें कई सारे सब क्लॉज है, 1, 2, 3 ऐसे करके, तो यहाँ बढ़े हैं। अगर 3 थे तो वो 4 हो गए हैं ऐसे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। पहले भाग में राज्य की बात की गई है, दूसरे भाग में नागरिकता की, तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स की, और चौथे भाग में डीपीएसपी की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, पंचायतों का जो बात किया गया है वो भाग 9 में किया गया है, नगर पालिकाओं का 9A में, सहकारी समितियों का 9B में या 9 ख कह सकते हैं। लेकिन ये जो अधिकरण है इसका बात जो है कि भाग 10 में नहीं किया गया है, तो यही गलत है। निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है। सूची दिए गए हैं तो एक तरफ प्रावधान है, दूसरी तरफ संविधान का भाग, तो कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, नागरिकता की बात अभी हमने देखा कि भाग 2 में किया गया है, ये बात तो एकदम सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की बात जो की गई है वो भाग 7 में की गई है, तो यह बात गलत है। नगर पालिकाओं की बात 9A में ही होगा। नगर पालिकाओं का डिस्कशन जो है 9A में किया गया है, और निर्वाचन का जो है कि भाग 15 में। तो ये सारे सही हैं, लेकिन ये संघ राज्य क्षेत्रों की बात जो है इसमें नहीं की गई। अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अब वित्त विधेयक का बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 117 में। अगर ऐसे ही बजट की बात किया जाए तो बजट किस में है? तो 112 में, 112 में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ सूची 1 में संविधान का भाग दिया है, सूची 2 में उसके प्रावधान। तो देखिए, जो संविधान के भाग 15 में किसका प्रावधान है? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है। अब ऐसे ही हम देखें कि संविधान के भाग 16 में, तो 16 में किसकी बात की गई है? तो कुछ विशेष वर्गों के संबंध के विशेष उपबंध। अब ऐसे ही अब संविधान के भाग 17 में है राजभाषा की बात कही गई है, और संविधान के भाग 18 में आपातकाल। तो ये रहा हमारा, इसका आंसर हो गया बी। देखिए, ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यह क्वेश्चन जो है कि यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2013 में पूछे गए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर सूची का मिलान करवाना है। बात इसमें है, पहले भाग पूछा गया था, अब इसमें अनुसूचियां। तो अनुसूची, तो संविधान में कुल हमारे 12 अनुसूचियां हैं। अब यहाँ से देखिए, वही इसमें दिया गया है, कह रहा है कि 7वीं अनुसूची जो है कि किसका उपबंध करता है? तो यह संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियों का। अब 8वीं अनुसूची किसकी बात करता है? तो यह भाषाओं का। 9वीं अनुसूची किसका बात करता है? तो यह कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची तो यह दल बदल के लिए बात करता है, दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता। तो इस हिसाब से हमारा जो है कि आंसर ए का 3, तो हमारा आंसर डी हो गया। अब दोस्तों, अगर आप 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूचियों, ये 12वीं अनुसूची जो 12 के 12 अनुसूचियां हैं, इसके बारे में आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यह बात अब ध्यान दीजिए। चलिए, आगे कह रहा है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन है
ये किस सूची में सम्मिलित है? तो यह समवर्ती सूची में। अब जैसे हमने वहाँ देखा तो संविधान में जो कि 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसे ही आर्थिक नियोजन जो है वह समवर्ती सूची का भाग है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, मतलब प्रियम्बल में भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो जो कह रहा है कि प्रियम्बल में संशोधन हुआ है, तो यह बात सही है। संविधान में जो है प्रियम्बल में एक बार संशोधन हुआ है, और वह भी जो है कि 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा केवल एक बार हुआ है, केवल एक बार। और इस संशोधन के द्वारा जो है कि देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे, उनमें से एक शब्द ये है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है? तो उस उद्देशिका को कहा जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह तो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कीजिए। तो जो प्रियम्बल का क्या मतलब है वही पूछ रहा है संविधान में जोड़ने का। तो देखिए संविधान में जो है कि यह मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह जनता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो देखिए गणतंत्री मतलब रिपब्लिक से संबंधित कौन सा एक नहीं है? कह रहा है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो तो उसको रिपब्लिक कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो, यह भी नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, लेकिन वह व्यक्ति जो है कि इलेक्शन द्वारा चुना जाता हो, और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो ये जो है कि राजा के समान व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि वह क्या होना चाहिए? जनता द्वारा निर्वाचित, तो उसे रिपब्लिक कहेंगे। जैसे इंडिया पूरा नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो राज्यों का निर्माण का सही क्रम, तो यह देखिए इसका आंसर हमारा ये होगा, नागालैंड पहले बना, फिर मेघालय बना, फिर सिक्किम बना, फिर अरुणाचल प्रदेश बना। और ये सब इसमें से जो नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर राज्य हैं वो आसाम से टूट के बने हैं। भारतीय जो देखिए 25वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन पहली बार भाषाई आधार पर कब किया गया? 1956। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो वह कौन था? आंध्र प्रदेश, 1956 में। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके लिए कितनी सीटें लोकसभा में फिक्स की गई हैं? तो वह 20 सीटें। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। अगर जैसे कि एक राज्य है
किसी अलग संघ में शामिल करना है या नए राज्यों की स्थापना करना है, तो यह शक्ति जो है संसद की है केवल। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो यह अनुच्छेद 24 है, जो कि कारखानों में बालकों के जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके काम करने को रोकता है। तो आर्टिकल 24 है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो यह विषय हमने कुछ पहले देखा थोड़ा। इसका क्या है? अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद 32 को है संविधान के हृदय और आत्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो पहले संपत्ति का अधिकार जो है कि फंडामेंटल राइट्स था, और जो है कि ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आंसर सी। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में बैन किया गया है कि छुआछूत जो है कि नहीं होना चाहिए? तो यह अनुच्छेद जो है कि 17 है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कह रहा है कि मतलब प्रेस की आज़ादी भारत में डायरेक्ट नहीं दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संविधान में निहित है। तो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19(1)(अ) में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो ये कहीं ना कहीं जो प्रेस की आज़ादी है यह यहीं से लिया गया है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो अनुच्छेद जो है 19 होगा इसका आंसर। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो मतलब 19 को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? एकांतता का अधिकार, एकांत में रहने का, अकेले में रहने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार, तो एकदम सही बात है। सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, तो ये भी सही है। और राज्यों को जो है समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, तो ये भी बात सही है। और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, तो ये नहीं। लोगों को जो धार्मिक निकाय हैं, मंदिर मस्जिद ये सब गुरुद्वारा, ये किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकती। तुम्हारा आंसर जो है 1, 2 और 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। अब हमारे यहाँ जो संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है कि 25 से 28 में दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यह अनुच्छेद जो है 14 और 16। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद जो है 20 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा है कौन नहीं से। एक तरफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद। तो देखिए, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, अभी हमने पहले पढ़ा। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, यह अनुच्छेद 23 में नहीं है, यह अनुच्छेद 22 में है। तो आंसर हमारा बी है, क्योंकि पूछ रहा कौन सही सुमेलित नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में 25 से 28 तक बात की गई है।
और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है 29 और 30 में बात कही गई। तो दोनों बातें सही हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था किस वर्ष? कौन सा अधिनियम? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। तो यह आंसर इसका बी होगा, 1976 में। सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है। आंसर सी, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वो कौन से हैं? तो समानता का अधिकार जो है कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? जो हमारा डीपीएसपी है उसका उद्देश्य नहीं है। कौन सा? यह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, इसका तो मुख्य उद्देश्य यही है। समाजवादी आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है, तो यह भी सही है। यह जो है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करता है, तो नहीं, यह एक सेकुलर राज्य की स्थापना करता है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो यह बात सही है। आंसर हमारा सी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो यह डीपीएसपी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो चलिए मिलाते हैं। एक तरफ अनुच्छेद दिया है, दूसरी तरफ उसका विषय। तो देखिए अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार की बात कहा गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की, यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। तुम्हारा आंसर जो है सी से ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कि डीपीएसपी नहीं है? तो देखिए मध्य निषेध की बात कही गई है डीपीएसपी में, गौ संरक्षण की बात और पर्यावरण संरक्षण की बात। लेकिन 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात जो है 21A में कही गई है, फंडामेंटल राइट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का जो है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? जो डीपीएसपी का कौन सा बात जो है कि बाद में जोड़ा गया, वही पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत का गठन तो ये 40 में है, पहले से है। गोवध निषेध ये भी है। मुक्त कानूनी सलाहकार ये बाद में जोड़ा गया। और समान नागरिक संहिता यह पहले से ही है 44 में। और मुक्त कानूनी सलाहकार जो है आर्टिकल 39A में है। और आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर कहीं भी आर्टिकल में ए लग गया, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो समझ लीजिए कि वह संविधान में बाद में जोड़ा गया है। अगर लिखा गया है 39(1) या तो छोटा ए, तो समझ लीजिए कि संविधान में पहले से ही है। ये बात आप ध्यान रखिए, पहचानने का यही तरीका है कि बाद में जोड़ा गया है कि पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कि संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो यह हमने भी पीछे पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये बात गलत है।
उनको जो है परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर ये होगा। इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात सही है। अगर इनको लागू करवाना है फंडामेंटल ड्यूटीज को, कर्तव्यों को, तो संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा, कानून बना के, किसी आदेश द्वारा नहीं। अब आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में जो है कि भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया। टोटल जो है 11 है। तो आंसर बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह बात बिल्कुल सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो यह बात गलत है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यह बात सही है। जो विधानसभा है उसके केवल निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगर यूटी में बात किया जाए तो दिल्ली और पुडुचेरी। तो हमारा आंसर जो है पहला हो गया, तीसरा, चौथा। तो देखिए, पहला, तीसरा, चौथा, आंसर डी सही है। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वह कौन है। तो अभी हमने पढ़ा दिल्ली और पुडुचेरी होगा। तो आंसर होगा दिल्ली और पुडुचेरी, आंसर बी। और यहाँ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी मिल गया कि 70वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात जोड़ी गई थी कि दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे सदस्य। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी। तो वो आप ऐसे ही जानते हैं कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो वह अब्दुल कलाम थे और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो किसी भी इन जो है कि भारत के गणतंत्र का जो हेड होता है वो कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो वैसे नियमों के हिसाब से अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, कह रहा है सॉरी, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन होगा। तो कार्यवाहक के रूप में कौन राष्ट्रपति होगा। तो भारत का कौन होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है कि उस टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश भी अगर नहीं है तो कौन होगा। तो जो मोस्ट सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बनेगा उपराष्ट्रपति, सॉरी, राष्ट्रपति। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन ए है, दूसरा कथन है आर। कह रहा है कथन ए कह रहा है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्य सभा का सदस्य होने के लिए योग्य होगा। तो ये बात तो एकदम सही है। अगर उपराष्ट्रपति का इलेक्शन किसी को लड़ना है तो वह पहले राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होगा। कारण कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यह जो है कि यह भी बात सही है। तो इस हिसाब से हमारा कथन जो है कि ये सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो यह बात सही है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब कि डायरेक्ट जनता जो है वोट नहीं करती। आपने देखा होगा कि आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं करते, आप केवल अपने अपने राज्य के जो है विधानसभा के लिए वोट करते हैं और लोकसभा के लिए। अगला कथन कह रहा है कि राज्यों की विधायिका के सदस्य जो है दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो राज्य की विधायिका होती है, विधानसभा और विधान परिषद, उसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो हमारा कथन जो है एक सही है, केवल एक, दूसरा गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें कही गई है, देखिए कौन सा सही है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, तो यह बात सही है। अब ये क्या होता है कि उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी, तो जो उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, अपने इंडिया में ऐसा हायरार्की बनाया गया है। इसमें इंडिया में सबसे पहला कौन है, जो है कि प्रेसिडेंट है। दूसरा कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पर कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे करके एक हायरार्की बनाई गई, तो यही पूछ रहा है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दूसरे स्थान पे आता है। कह रहा है कि अगला कथन कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता है, तो यह भी बात सही है। यह केवल राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इसके कार्यों को निहित करता है, हमने अभी पढ़ा, यह भी बात सही है। राष्ट्रपति की जो है त्याग पत्र तथा मृत्यु के बाद वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, तो यह बात सही है। तो सभी कथन जो है कि एकदम सही है। आंसर हमारा डी हो गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत, मतलब उसको नियुक्त करना और हटाना के बारे में विवेचना करता है, तो यह कौन सा है, अनुच्छेद 75। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। संविधान के संदर्भ में कथन एक कह रहा है कि संघ जो है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो यह बात सही है। जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद, संघ के मंत्री जो है प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करते हैं, तो गलत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और हटा भी सकता है, तो यह गलत है, पहला सही। आंसर हमारा केवल एक। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यह 25 साल है। अब ध्यान दीजिए कि यह 25 साल की आयु जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी है। तो लोकसभा से ही जो व्यक्ति जीतता है वही जो है प्रधानमंत्री जनरली बनता है। राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है इसकी आयु 25 साल होगी और राज्यसभा की 30 साल। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है, कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, तो ये जवाहरलाल नेहरू भी हुए हैं, इंदिरा गांधी भी हुए हैं, वाजपेयी भी हुए हैं और गुलजारीलाल नंदा भी हुए हैं, तो सब सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री पद एक से अधिक समय तक रहे हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है। नेहरू भी हैं, शास्त्री नहीं है, गुलजारीलाल नंदा भी है, इंदिरा भी है और वाजपेयी भी है, तो दूसरा जिसमें नहीं होगा तो हमारा ये सी सही हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा। अब
वैसे जवाहरलाल नेहरू भी हैं, लेकिन ऑप्शन उस प्रकार से सेट नहीं किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू भी इस ऑप्शन में आ जाए। तुम्हारा आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री में से कौन जो है कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। तो कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन वो कभी जो है कि कार्यकाल में संसद में गए ही नहीं, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, कभी गए ही नहीं। तो वो कौन है? चौधरी चरण सिंह। तो आप यहाँ ये बात भी ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री हुआ लेकिन जो है कभी ना राज्यसभा में गया ना लोकसभा में। संसद की जगह राज्यसभा और लोकसभा भी बोल दे तो भी आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के सीएजी देखिए कैग कार्य क्या है? तो इसका कार्य है लोक वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। जो कैग है इसके रिपोर्ट पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को है। अब निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आंसर सी। भारत में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह बात सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, यह भी बात सही है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन वह जो है संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बिना सदस्य बने भी बैठ सकता है और डिस्कशन को सुन सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। अगला कथन कह रहा है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए महाभियोग लाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति उसे जो है कि हटा सकता है। हमारा आंसर जो है ए है, 1 और 2। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय। अब यह क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है, लेकिन वर्तमान में जो है राष्ट्रपति अब जो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था, यह सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है, अब नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? तो इंडिया में जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 550। अभी इसकी संख्या बढ़ाकर 888 कर दी गई है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। ये मावलंकर। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्यों को। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष जो है कि एक गैर सदस्य होता है? तो वह कौन है? राज्यसभा। जो कि देखिए कह रहा है कि किस सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, मतलब राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यह जो है कि राज्यसभा में अगर ये अध्यक्ष बनने के लिए राज्यसभा की योग्यता रखता है, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 साल। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है।
अब नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, तो सही कह रहा है। आर कह रहा है इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसका ये ही कारण है। तो आंसर हमारा ए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, पढ़िए। कथन एक कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, तो यह बात सही है। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, तो यह भी बात सही है, लेकिन यह इसका कारण नहीं है। तुम्हारा आंसर कौन सा हो गया? बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वह कौन सा है? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? 14 दिन। अब कह ये रहा है कि धन विधेयक जो है कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में ये नहीं लाया जा सकता कभी भी, लेकिन लोकसभा जिसे पारित करके राज्यसभा में भेजती है मात्र पढ़ने भर को। इनको 14 दिन के अंदर जो है पढ़ के संशोधन करके, नहीं संशोधन करके, चाहे जैसे वापस करना होता है, तो यह 14 दिन में करना होता है। और जो है लोकसभा राज्यसभा के संशोधन को माने या ना माने ये भी जरूरी नहीं है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो धन विधेयक या वित्त विधेयक है यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है बस। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इस बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कोड से बताइए। लोकसभा एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ राज्यसभा, इधर कुल। तो ये जो लोक लेखा समिति होती है इसमें जो सदस्य होते हैं 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा, कुल होते हैं 22। आंसर बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है? तो कह रहा है कि इसका ये मतलब हुआ कि संसद में जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी बातें कही जा रही हैं, ये न्यायालय में उसको लेके विवाद या उस पर केस नहीं किया सकता कि किसी मिनिस्टर ने संसद में ये कहा है तो मैं उसको न्यायालय में केस करूंगा। इसका जो है कि संरक्षण प्राप्त है हर सदस्य को। तो इसको प्रतिबंधित कौन करता है अनुच्छेद? तो यह अनुच्छेद 122 में प्रावधान। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। कोई सा भी न्यायाधीश हो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। भारत में संविधान की मूल संरचना मतलब बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो वह क्या है? न्यायिक व्याख्या। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मूल संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन द्वारा समय समय पर जो है कि मूल ढांचा क्या होगा, बुनियादी ढांचा, इसका प्रावधान किया गया है। भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म संबंधित है जनहित याचिका से, PIL। जो है कि
संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि दूसरा निर्वाचन। तो यह बात सही है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो प्रावधान है, राज्यपाल को निर्वाचित नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट को निर्वाचित किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचित किया जाता है, लेकिन राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता। इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो वही कह रहा है कि मूल योजना को छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि इसका तात्पर्य होता कि दूसरा निर्वाचन, एक अगर और निर्वाचन करना होता, इसलिए छोड़ दिया गया। तो सही बात है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, तो ऐसा नहीं है। निर्वाचित राज्यपाल अपने ही मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, तो यह सही बात है। जो राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता, तो यह बात सही है। आंसर हमारा सी। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति 123। किस राज्य विधानमंडल की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो यह उत्तर प्रदेश की है। विधानसभा की जो है सर्वाधिक संख्या है। तो यूपी में विधानसभा के कितनी सीटें हैं? 403। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह न्यूनतम 60 हो सकती है, अधिकतम 500। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़िए, देखिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये बात तो सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी बात सही है। राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है। तो ये जो है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य तो करता है, लेकिन सभी कृत्यों का तो ऐसा नहीं है, गलत है ये। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, तो यह बात सही है। आंसर हमारा सी। मुख्यमंत्री जो है संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो चयनित नहीं होता, यहाँ जो है चयनित वर्ड गलत है। राज्यपाल द्वारा चयन नहीं किया जाता, यह राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो हमारा यही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह इसी राज्य का विधानमंडल, जो विधानसभा और विधान परिषद होता है वो। एक धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो कि संविधान सभा ने एक बार पारित कर दिया है और विधान परिषद में कितनी माह तक पड़ा रह सकता है? तो यह 3 माह तक अधिकतम। कहने का मतलब है, अगर धन विधेयक है और ये विधानसभा से एक बार पारित हो गया तो विधान परिषद में अधिकतम 3 माह तक पड़ा रह सकता है, और यह संसद में 14 दिन के लिए था। एक ऐसा याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कार्य करना चाहिए था, वह रिट जो है उसको क्या कहा जाता है? उस रिट को। अब ये रिट जो है कुल 5-6 प्रकार के होते हैं ऐसे, तो उसके अलग अलग प्रावधान है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा मैंडेमस है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन टेरिटरी के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 241। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय से। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों का प्रस्तुत है। 3 सूचियां प्रस्तुत करता है।
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो कह रहा है निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद जो है शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो वह अनुच्छेद 245, 246। भारत के संविधान की निम्नलिखित जो है अनुसूची में 3 विधा सूची का प्रावधान है, तो यह 7वीं में। कुल मिलाकर डायरेक्ट ये कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, तो यह 3 विधा सूची की प्रावधान किया गया है। वे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। और ये जो कह रहा है कि 3 विधा सूची का प्रावधान अनुच्छेद जो है 7 में है, तो यह 3 सूची यही है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य जो है विधायी संबंध दिए गए हैं? तो यह जो है कि 11 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए तो यह अनुच्छेद 253 के तहत। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? तो कोरम मतलब गणपूर्ति होता है। तो पूछ रहा है कि किसी राज्य में जो राज्य विधानमंडल होता है उसकी जो बैठक होनी है तो उसके लिए कुछ सीटें फिक्स होती हैं, जैसे कि कितने लोग आएंगे तो जो है सदन चलेगा। तो इसके लिए जो है कि संविधान में एक नंबर फिक्स है, तो वह कितना है, उसे कोरम कहते हैं। तो वह जो है कि 10 सदस्य है, या तो कुल सदस्य का जो सदस्यता का 10वां हिस्सा, या तो कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होना चाहिए, या तो कुल 10 सदस्य होंगे तो ही सदन चलेगा। तो ये है। अब ये क्वेश्चन जो है कि इसी साल 2021 प्री में पूछा गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो कह रहा है किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 108। ये क्वेश्चन इसी साल मेंस में पूछा गया। आरो। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश किससे संबंधित है? ये जो सरकारिया आयोग थी इसकी सिफारिशों का संबंध है किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए उसके लिए सिफारिश दिया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात की बात करता है और कहता है, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है किन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है। तो देखिए, अगर ये राष्ट्र जो की संवैधानिक मशीनरी की अगर विफलता हो रही है तो लगाई जा सकती है, तो नहीं। 352 के अंतर्गत पूछा जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है वो 3 प्रकार की है। एक पहली जो है वो 352 में कही गई है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है कि वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। ये संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। तो इसमें जो ये 352वां नंबर का है इसके बारे में पूछ रहा है कि किन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है। तो संवैधानिक मशीनरी की विफलता के लिए तो गलत है, आक्रमण नहीं, आंतरिक अशांति नहीं, ये जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के लिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है या हमारे देश पे कोई आक्रमण कर रहा है या बाह्य आक्रमण हो रहा है या देश के अंदर युद्ध हो रही है या तो किसी ग्रुप ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में या देश के किसी एक हिस्से में लगाई जा सकती है।
तो ये बात आपको ध्यान रखें। और आगे चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो देखिए ये है 356। अभी मैंने जो दूसरे टाइप का आपातकाल बताया ये यही है 356। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन इसमें। तो ये है 356। ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे चलिए, आपातकाल में किसी राज्य की जो विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? जब आपातकाल लगता है तो इलेक्शन होता नहीं। अब अगर किसी विधानसभा का जो 5 साल पूरा हो रहा है तो उसको जो है कि आगे बढ़ा दिया जाता है कुछ सालों के लिए, इलेक्शन नहीं होता है। तो वो पूछ रहा है कि राज्य विधानसभा की अवधि कौन बढ़ाएगा? तो कौन बढ़ाएगा? संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो देखिए कौन सा आधार नहीं है? जो युद्ध तो आधार है, हमने देखा, बाह्य आक्रमण भी है, सशस्त्र विद्रोह है, लेकिन ये जो आंतरिक अशांति है ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही है। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि मूल संविधान में जो अनुच्छेद 352 में प्रावधान किया गया था वो आंतरिक अशांति का ही किया गया था, लेकिन आंतरिक अशांति शब्द अपने आप में जो है इनकम्प्लीट है। आंतरिक अशांति मतलब क्या? मतलब किसी प्रकार की अगर अशांति हो रही है तो हम क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगा दे? तो इसीलिए ये जो है अस्पष्ट था, तो इसकी जगह पे जो है सशस्त्र विद्रोह वर्ड से इसको परिवर्तित कर दिया गया। तो अब आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। तो ये बातें आपको भी ध्यान रखनी है, हो सकता है फ्यूचर में कभी ये पूछ लिया जाए। चलिए आगे देखिए, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। देखिए फिर स्टेटमेंट क्या कह रहा है? राज्य की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। तो ये नहीं, ऐसे गलत है। केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए गलत है। केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, ये भी गलत है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो ये सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है। जो वित्त मंत्रालय है, सॉरी वित्त आयोग है, वो डिसाइड करती है कि जो कर, जो टैक्सेस होते हैं उसमें से राज्यों का हिस्सा कितना होगा और केंद्र का हिस्सा कितना होगा, ये निर्धारित करती है। ऐसे ही राज्य में भी राज्य वित्त आयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? अब देखिए क्वेश्चन फिर घुमा के वही पूछ लिया, इसका आंसर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिसका उल्लेख संविधान में होता है, बस सिंपल सा आपको इतना समझना है। तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग है, लेकिन ये योजना आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ये जो है कि कैबिनेट के प्रस्ताव से बनाया गया है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। तो कैसे की गई थी पूछ रहा है, तो ये देखिए फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर के प्रस्ताव से पारित यह हुआ था। योजना आयोग का ही जो नया नाम है नीति आयोग, तो ये यही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में अधिनियम है, सूची 2 में संशोधन है। तो देखिए कह रहा है कि संविधान का 94वां संशोधन जो है अधिनियम, उससे क्या हुआ था? तो उससे जो है कि अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था। ऐसे ही 95वां संविधान संशोधन से जो है कि अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ था। ऐसे ही 96 द्वारा
8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था और 103 द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगर भारत का राष्ट्रपति कह दे कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य हैं उसको आप संघ लोक सेवा आयोग को दे दो, तो ये राष्ट्रपति कह सकता है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक है, किस प्रकार का? कह रहा है कि जो वोट देने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार भी नहीं है, प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है, लेकिन ये वैधानिक अधिकार है, लीगल अधिकार है, लीगल कानूनी। अगला क्वेश्चन सूची 1 को कह रहा है सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में न्यूनतम आयु अर्हता दी गई है और सूची 2 में पद का नाम। तो देखिए अब यहाँ से इधर से देखिए, पंचायत सदस्य बनने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति की आयु 21 साल होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 साल होनी चाहिए। राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए या तो राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए सही है। और यह क्वेश्चन जो है कि यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2021 में पूछा गया। 122वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? कह रहा है कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। जितने भी संवैधानिक पद हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये मोटा मोटा आप ध्यान रखिए इस बात को। इसमें से प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। तो यह बात सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराना। तो यह भी बात सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करना। तो ये बात गलत है। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण रखना। तो ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर बी सही है। अब अगला देखिए 124वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें लोकसभा का करता है चुनाव आयोग और राज्यसभा करता है, राष्ट्रपति का करता है। ये जो स्थानीय निकाय है इसका नहीं करता। तो इसका कौन करता है? तो इसका राज्य चुनाव आयोग करता है, राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि हर राज्य में अपना अपना अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो इसका कहने का मतलब कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो शुरुआत कहाँ से होगी? केवल लोकसभा से होगी? नहीं, राज्यसभा से भी हो सकती है। केवल राज्यसभा से होगी? नहीं, लोकसभा से भी हो सकती है। केवल राज्य विधानमंडल से होगी? तो गलत है, ये तो एकदम सरासर गलत है। राज्य में जो है संविधान का संशोधन हो ही नहीं सकता, स्टार्ट हो ही नहीं सकता राज्य से। ये केवल जो है संसद के किसी एक सदन में स्टार्ट हो सकता है। तो आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो ये तो दल बदल से संबंधित है, और दल बदल जो है हमारी 10वीं अनुसूची में 10वीं स्केड्यूल में उल्लेख है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिक्किम एक नया राज्य बना कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो यह
36वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 द्वारा। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो कह रहा है कि जो हमारा संविधान है वो हिंदी में छपेगा, वो कौन से संविधान संशोधन में ऐसी बात लिखी गई। तो ये 58वां संविधान संशोधन में। पंचायत चुनाव होते हैं, ये सबको पता है, 5 सालों के लिए। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय सुशासन की इकाइयां संवैधानिक आधार प्रदान किया। तो कह रहा है कि जो 9A है इसमें कौन से निकाय का चुनाव होता है। तो यह शहरी क्षेत्रों का होता है, केवल B। ग्रामीणों के लिए 9 में बात कही गई है। यह क्वेश्चन 21 का मेंस का है। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन कहेंगे, दूसरे को कारण। तो पढ़िए, कथन पढ़िए। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलापों में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो यह तो बात सही है, आरक्षण से जो है कि महिलाओं में, SC/ST में काफी बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, पॉजिटिव परिवर्तन। अब कारण कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की लंबे समय से मांग कर रही थी। तो ये तो बात गलत है, तो हमारा आंसर C सही होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद जो है 243D के क्लॉज 3 में किया गया है। तो ये बात सही है। यह आरक्षण जो है कि अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ये बात गलत है। ऑप्शन हमारा जो है ये सही है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था। तो यह जो है कि अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया था मनरेगा कार्यक्रम। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जो है किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। तो पंचायती राज जो आया था ये गांधी जी के सुझावों का परिणाम था। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की। तो पंचायती राज की अनुशंसा बलवंतराय मेहता ने की। इसका ईयर भी आप याद रखिए, आगे जो है कि ईयर भी पूछा जाएगा। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ उसके हेड कौन थे। तो बलवंतराय मेहता थे। अभी हमने पढ़ा, आंसर भी। अब देखिए, एक सूची में दिया है समितियां, दूसरी सूची में वर्ष। तो यह फिर देखिए ईयर मैच करने को आ गया। तो यहाँ देखिए आप, अभी हमने पढ़ा कि ये जो BR मेहता है, बलवंतराय मेहता, ये तो 1957 में आया था। तो C का 1 है, तो C का 1 मिला, ये आपका आंसर फटाक से आ गया। फिर भी हम देख लेते हैं। अब जो ये PK थुंगन है, ये कब आया था, 1988 में। तो देखिए A का 4 है, B का 3, अशोक मेहता जो है B का 3 और D का 2। तो ये रहा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा चालाकी दिखाइए कि आप देखिए कि आपको कौन सा आता है। तो सबसे पहले उसको मैच कराइए, फिर देखिए क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे को ट्राई करिए। ऐसे आप सभी लोग जानते होंगे इस ट्रिक को, लेकिन एक बार बताना जरूरी हो जो नहीं जानते। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए है, यह बात सही है। जिला नियोजन समिति के लिए भी है। राज्य वित्त आयोग का गठन भी हुआ था इसी के माध्यम से। लेकिन राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड नहीं बना था इसके द्वारा। तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। इसमें है B में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो
73वें में कौन सा सम्मिलित है? जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है। लेकिन ये नगर पंचायत जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 1 2 3 हमारा आंसर होगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था बनाया गया, तो ये अभी हमने देखा कि तो 74वें में था, तो ये गलत है, पहला सही, केवल एक सही है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो उसका ये तो गवर्नमेंट करती है, तो यह सरकार करेगी राज्य की। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया, तो यह जो है कि अनुच्छेद 243 आइन के द्वारा। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, यह किसके द्वारा बना? तो यह जो है कि अनुच्छेद 338 का क या 338 ए। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कौन से अनुच्छेद में है? तो 338 में। अब ये क लगने से या ए लगने से आपको पता हो गया कि यह जो है कि बाद में जोड़ा गया। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? तो यह जो है कि 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो यह कौन है? अनुच्छेद 326। कुल मिलाकर आपको यहाँ याद रखना है कि वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है कौन सा आर्टिकल देता है? तो 326। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन कहेंगे, दूसरे को कारण। तो कथन पढ़िए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। तो यह बात सही है। अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, यह भी बात सही है। और यह जो है इसका सही कारण भी है। आंसर ए। अब यहां देखिए, एक तरफ संस्था है, गुप्तचर संस्थाएं भारत की, दूसरी तरफ जो है स्थापना का वर्ष। तो देखिए सीबीआई का जो स्थापना है कब हुआ? पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सीबीआई 1963 में स्थापित हुआ, यह बात बिल्कुल सही है। सीबीआई और सीबीसी की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पे हुआ, यह भी बात सही है। लेकिन जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून आया यह 1985 में नहीं आया। और जो प्रवर्तन निदेशालय है, ईडी इसको कहते हैं, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो यह सन 2000 में नहीं आया, यह भी बात गलत है। तो सही बात क्या है? तो देखिए, तो ये जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, करप्शन प्रिवेंशन कानून, यह जो है कब आया? तो यह 1988 में आया। और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ईडी, यह सन 2000 में नहीं बल्कि 1956 में आया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अब कह रहा फिर आगे संस्थाएं हैं और इसका स्थापना वर्ष। तो अंतरराज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल है, यह 1990 में स्थापित हुआ, सही बात है। राष्ट्रीय विकास परिषद
1954 में स्थापित हुआ, तो यह बात गलत है, 1952 में। आंसर हमारा बी है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग 64 में, अभी हमने यहाँ पढ़ा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 1993 में। यह भी बात सही है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अब संविधानेतर का पहले आप मतलब समझ गए, कुछ जो लोग नहीं समझ रहे होंगे। इसका ये मतलब है, संविधानेतर मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं हो, तो वो है संविधानेतर। तो वही कह रहा है कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, मतलब संविधान में मेंशन नहीं है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, जो संसद के कुछ अधिकारी हैं उसमें कौन सम्मिलित है? तो ये सब सम्मिलित है। आंसर डी। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से किसके लिए प्राप्त है? तो भारत के संघ के लिए प्राप्त है। भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन जो भारत इन फ्यूचर किसी कंट्री से लेगा उसके लिए भी प्राप्त है। विश्व में कहीं भी रहने वाला भारतीय नागरिक और उसकी संपत्ति के लिए भी प्राप्त है। ये हमारा आंसर डी हो गया। यह क्वेश्चन मेंस 2021 ROA का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में राजनीतिक दल है, सूची 2 में उसका स्थापना का वर्ष है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बच्चे बच्चे को पता है कि 1985 में हुआ था, सॉरी 1885 में। तो मिलाइए ए का 3, तो ए का 3 मिलाएंगे, आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर मिल गया। बाकी के भी देख लेते हैं। अब भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1925 में हुई थी। और AIADMK की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक तरफ सूची में राज्य दिया गया है, दूसरी सूची में उसका स्थापना वर्ष या अस्तित्व में आने का वर्ष। तो देखिए, नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1962 में। झारखंड की सन 2000 में। झारखंड और उत्तराखंड साथ में बने थे स्टेट। तेलंगाना की स्थापना 2004 में, सॉरी 2014 में हुई थी। सिक्किम की 1975 में, 1976 में, ऐसे ही आसपास। तो हमारा आंसर जो है बी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके जो है सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात कही गई है? तो संविधान में जो है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये ऑप्शन डी सही है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी? यह क्वेश्चन जो है कि 2021 में पूछा गया और गलत क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, अगर आप जो है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा किस वर्ष जोड़ा गया, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ विजिट करके आप देखिए। इसका जो है कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जाके डिटेल में देख लीजिए। वहाँ आप 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा किस वर्ष जोड़ी गई ये भी आप जान सकते हैं। और भारत की जो संविधान में 12 की 12 अनुसूचियां हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो एक तीर से आपका 2 निशाना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति जो है लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं? तो वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। यह भी क्वेश्चन 21 का है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन किसका है? मेंस का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये कौन सा? 280। यह क्वेश्चन भी मेंस का है। अब इस सब्जेक्ट का जो है कि हम लोग पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए
तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ा था। तो वो कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर यह भी नहीं है तो कौन करेगा? मोस्ट सीनियर, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, वो करेगा। तो हमारा आंसर सी सही है। यह भी क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।